5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने वाला 80 करोड़ परिवार क्या अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS, जज या वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी देख पाएंगे? कहाँ वो भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था? कहाँ आज का भारत जिसमें गरीबी, लाचारी, बदहाली का दौर बड़े पैमाने पर बढ़ा है, महंगाई का आलम है, रोज आसमान पे पहुंच रही, रोज एक सीढ़ी ऊपर जाती। प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, जो विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाए थे, अब देश में से बात कर दिया। जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, वो विभाग अदानी के हवाले जा रहे हैं, देश के पूंजीपतियों के हवाले जा रहे हैं। क्या अदानी या देश के पूंजीपतियों के हवाले गए सरकारी विभागों में क्या नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी? भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतर है। सच कहने की हिम्मत कोई ना कोई दिखाएगा ना। और स्वाभाविक रूप से जब सच बोलता हूँ तो तमाम धर्म के नाम पर धंधा करने वालों को चोट पहुंचती है, मिर्ची लगती है, तिल मिलाते हैं। कोई मेरा गर्दन काटने का फरमान जारी करता है, कोई तलवार से छुड़ाने की बात करता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जीप काट के लाएगा उसको 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। चौराहे पर खड़ा करके इसका सर कलम कर दूंगा। मैं ही नारा दिया पहले, पूरे देश में मेरा पहला दिया ये नारा था कि संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ। भाजपा को सत्ता सटाने के लिए हम किसी से भी हाथ मिलाने के लिए सहमत है, तैयार। यूपी की राजनीति में जब पिछड़े वर्ग की बात होती है, वंचित वर्ग की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है, तो एक नाम सबसे पहले चर्चा में आता है। वो नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का। आप 5 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 3 बार नेता प्रतिपक्ष रहे और बहुत सारे पदों पर लंबे समय तक काम किया। एक लंबा राजनीतिक अनुभव और सामाजिक अनुभव है। तो आइए बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से उनके राजनीतिक और सामाजिक सफर पर। हो हल्ला डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करते हैं आगामी विधानसभा चुनाव की। लंबे समय से आपका कई दशक पुराना राजनीतिक सफर है और बड़ी चुनौतियां हैं। वर्तमान परिस्थितियों में चुनौतियां और कठिन हो गई हैं। तो इस चुनावी रण को किस नजरिए से देखते हैं और क्या तैयारी चल रही है? पहली बात तो संघर्ष ही जीवन है जी। और मैं यहां तक पहुंचा हूं तो संघर्ष के ही बलबूते पहुंचा हूं। संघर्ष मेरा कैरेक्टर है। चुनौतियों से मैं घबराता नहीं, बल्कि चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए जब जब आवश्यकता पड़ती है संघर्ष का, तो मैं संघर्ष का रास्ता चुनता हूं। विशेष रूप से जितनी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, उतनी ही मेरे संघर्ष की धार भी तेज होती है जी। इसलिए आज तो चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। देश में बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी, सरकारी नौकरियां नदारद, हाईली क्वालिफाइड नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, गरीबी इस हद तक बढ़ गई कि 140 करोड़ आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई। लेकिन स्वामी जी, सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो कहती है तो मैं उसी का खुलासा कर रहा हूं। अब आप सोचिए कि वो 80 करोड़ परिवार जो अपनी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर बिता रहे हैं, क्या अपने बेटे बेटियों को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना कभी देख पाएंगे? 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने वाला 80 करोड़ परिवार क्या अपने बेटे बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS, जज या वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी देख पाएंगे? यानी कहाँ वो भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था? कहाँ आज का भारत जिसमें गरीबी, लाचारी, बदहाली का दौर बड़े पैमाने पर बढ़ा है? सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही। महंगाई का आलम है, रोज आसमान पे पहुंच रही है, रोज एक सीढ़ी ऊपर जाती है, रुकने का नाम नहीं ले रही।
वादा करने के बावजूद कहने के लिए किसान अन्नदाता है, और सत्ता में बैठे हुए लोगों ने वादा किया था हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे। आज तक लाभकारी मूल्य दिखाई नहीं पड़ा। जब जब किसानों का उत्पाद पैदा होता है, क्रय के नदारत बिचौलिए मजा मारते हैं, किसान हाथ मलता रहता है। छुट्टा जानवर किसानों की फसल चल के चौपट कर रहे हैं, रोकथाम का कोई उपाय नहीं। आज जनहित के मुद्दों पर सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है। अब उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, 500 मीटर पर शराब की दुकान खुलाने की योजना योगी सरकार बना सकती है। 1 किलोमीटर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित प्राइमरी सरकारी जूनियर हाई स्कूल का खत्म करने पर मदा है। यहाँ तक कि 47,764 स्कूल की बंदी का फरमान भी जारी हो गया था। अपनी जनता पार्टी ने उसका पुरजोर विरोध किया। प्रदेश मुख्यालय, जिला मुख्यालय, विकास खंड स्तर पर बाइक रैली निकाल के धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से इतना मुखर विरोध किया, योगी सरकार को बैठक में आना, अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। फिर भी बंदी का निर्णय वापस होने के बावजूद भी आज भी स्कूल राम भरोसे चल रहे हैं। 13 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल, एक कक्षा में एक अध्यापक के हिसाब से। शिक्षा मित्र और अनुदेशक लेकर के कुल 6.25 लाख अध्यापक हैं, 13 लाख की आवश्यकता है। और उन इतने अभाव में भी जब टोटा का शिक्षकों का टोटा इतना जबरदस्त है, फिर भी 30 अन्य विभागों की लेखा जोखा का प्रतिदिन उनको रिपोर्टिंग करनी रहती। उनको जब चुनाव आता है तो बीएलओ की भूमिका में जाना पड़ता है, मतगणना होती है, घर घर मतदान कराने की जिम्मेदारी उन पर होती है। यहाँ तक कि अब तो गौशाला में जानवरों को चारा जुटाने की भी जिम्मेदारी अध्यापकों को देंगे जी। एक तो तितौलों की, दूसरी नींद चढ़ी। एक तो स्कूलों में अध्यापक नहीं, और जो है भी उनको सरकार अन्य कामों में उलझाई रहती है। बच्चे लावारिस स्कूल में घूमते हैं। इधर यही नहीं, आज पूरे प्रदेश में जंगल राज है। जब से योगी सरकार आई है, रोजाना 1.5 दर्जन 2 दर्जन नौजवानों की हत्या होती है। ये नौजवान SC ST OBC या मुस्लिम समाज के होते हैं। अपराधी एक और विशेष के होते हैं जिनको सत्ता से छल प्राप्त है। सत्ता में बैठे हुए लोग उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचते हैं, बल्कि उनको बचाने का पाप करते हैं। इसके अलावा एक हमारे दूसरे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, जो विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाए थे, अब देश में से शुरुआत कर दिया। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकतम रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था जो अरबों खरबों की संपत्ति है, कौड़ियों के भाव अपने यार दोस्तों में रोटियों की तरह बांट रहे हैं। अब बताइए, जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, वो विभाग अदानी के हवाले जा रहे हैं, देश के पूंजीपतियों के हवाले जा रहे हैं। क्या अदानी या देश के पूंजीपतियों के हवाले गए सरकारी विभागों में क्या नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी? इसलिए आज भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतर है। कम से कम ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश को लूटती थी तो विकास के क्षेत्र में काम भी करती थी। 300 400 साल पुराने बिल्डिंग जो उस समय की बनी हुई आज भी यथावत है। आप जाके देखें, क्या नाम, जो अंग्रेज सरकार में बनी थी, हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड की बिल्डिंग है, PSU की बिल्डिंग है, आपका हाई कोर्ट, गवर्नमेंट प्रेस इलाहाबाद, उसमें आज भी कहीं कोई रद्द-बदल नहीं हुआ, यथावत आज। क्योंकि यहाँ तो एक तरफ पुल बन रहा है, दूसरी तरफ गिर रहा है। हालात मुझसे बदतर हैं, लूट मची है। अब ये तो आम जनता को तो ठगी रहे हैं, अपने राम को भी नहीं छोड़ा। अयोध्या में रामलला के मंदिर में करोड़ों की चोरी हो गई, तो इस पे लगातार बहस हो रही है और बड़ा गंभीर, चूंकि आस्था से जुड़ा मामला है और करोड़ों लोगों की आस्था वहाँ है। विपक्ष कह रहा, कोई कह रहा चोरी है, और स्वयं
संत महंत कह रहे हैं डकैती। तो ये वाकई इतना गंभीर मामला है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के जी ये सारी की सारी चोरियों में सरकार हिस्सेदार है, ये मेरा आरोप। वो कैसे? क्योंकि राम मंदिर को देखने के लिए निर्माण से लेकर के आज तक देखभाल की पूरी जिम्मेदारी ट्रस्ट की है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यह ट्रस्ट बनाया गया, सदस्यों को नामांकित किया गया। चंपत राय जी की अध्यक्षता में वहां एक ट्रस्ट की कमेटी है जो नींव डालने से लेकर के आज तक उसकी देखभाल कर रही है। चंपत राय जी परमानेंट उस राम मंदिर में रहते हैं, उनके द्वारा ही नियुक्त किए गए सारे चिले चपाड़े राम मंदिर का रख रखाव से लेकर के साफ सफाई सब में उनका हाथ रहता है। और चंपत राय जी के नाक के नीचे इतनी बड़ी डकैती पड़ रही है, चोरी हो रही है, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का ग्रह घोटा जा रहा है, अभी तक एफआईआर नहीं लिखी। जी उसी पे आते हैं। सरकार कह रही है कि हम जांच करा रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये आप, और दूसरा विमर्श ये भी है या चर्चा है या उस पर गंभीर चिंतन हो रहा है कि पहले एफआईआर या एसआईटी? पहले एफआईआर होनी चाहिए। अगर एफआईआर नहीं होगी तो जांच सभा में होगी क्या? इंक्वायरी कैसे? भाई इंक्वायरी कैसे होगी? पहले तो ट्रस्ट को देखभाल करने वाले जो वहां मौके पर विराजमान है जी, सबको, सबके खिलाफ नामजद एफआईआर होनी चाहिए। ये बात दीगर है कि जांच में कौन निर्दोष है कौन दोषी है, जांच के बाद पता। ये जांच के बाद पता लगेगा। एफआईआर हुई नहीं तो जांच का क्या मतलब? तो ये एसआईटी की जांच राम मंदिर में करोड़ों करोड़ों अरबों और खरबों का वारा न्यारा करने वाले चोरों और डकैतों को बचाने का केवल दिखावा है, छलावा है, धोखा है। इसमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है क्योंकि एफआईआर नहीं। तो एसआईटी जांच का मतलब क्या है? वहाँ आपके भी लोग होंगे, आपके बहुत सारे राजनीतिक समर्थक होंगे, आपके पार्टी के सदस्य होंगे, हो सकता संतों में भी कुछ आपके लोग परिचित होंगे। वहाँ से आपको क्या सूचना मिल गई है? नहीं, स्वाभाविक रूप से वो इतनी बड़ी घटना है कि अब तो देश का बच्चा जान गया ना कि अयोध्या में राम के नाम पर आज से नहीं 90-91 से लूट का धंधा चल रहा है। ये जग जाहिर है कि राम मंदिर बनाने के नाम पर ईंट भिजवाने के लिए रथ निकाला था माननीय अडवाणी जी। पूरे देश में ईंट भिजवाने के लिए उनका रथ चला था। अरबों खरबों रुपए चंदे आए थे। तमाम सेठ साहूकारों ने एक एक कुंतल सोना दिया था, चांदी दिया था। और राम मंदिर बनने की जो नौबत आई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, तो मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट आ गया। ट्रस्ट ने अगर अलग से हुआ ही की। आप बताइए 90-91 से मंदिर के नाम पर ईंट पूजन करा करके अरबों खरबों की संपत्ति बटोरी गई थी, वो कहां गई? तो ये और अब जब राम मंदिर बन गया, उस पर चढ़ावा तमाम बार के लोग आ रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये राम मंदिर बना है, तो चल के देखे उसको। अब आ रहे हैं तो वो अपने श्रद्धा के अनुसार वहां पर दान दक्षिणा दे रहे हैं। कोई हीरा दे रहा है, कोई जवाहर दे रहा है, कोई चांदी दे रहा है, कोई सोना दे रहा है, कोई रुपया दे रहा है। अरबों खरबों आ रहा है। आखिर ये पैसा जागा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इसकी जांच बहुत गंभीरता से होनी चाहिए। और सही बात यह है कि सरकार की छत्रछाया में जीने वाले लोगों का हाथ इस चोरी में है, तो जांच में रिपोर्ट आएगी नील। तो क्या चंपत राय की इतनी हैसियत है कि वो अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति अकेले पार कर जाएंगे, या उनके 2-4 चेले चपाड़े? हमारे कहने का मतलब, चंपत राय कोई मामूली आदमी है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया गया व्यक्ति के खिलाफ योगी सरकार की हैसियत कार्रवाई करने की। तो एसआईटी तो योगी सरकार बना रही है।
वही मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया गया हो, उसके खिलाफ प्रदेश सरकार के अंदर क्या जांच करने की क्षमता है, क्या हिम्मत है, तो ये क्या साहस है? एसआईटी जांच केवल दिखावा है, छलावा है, धोखा है, जनता की आग में धूल झोंकने के सिवाय कुछ नहीं। तो इसमें विपक्ष और प्रमुख विपक्षी दल जो हैं, अपने को प्रमुख विपक्षी दल कहते हैं, उन जैसे और दूसरे दल भी इस मुद्दे पे लगातार आवाज उठा रहे हैं, या और सारे मुद्दों, बेरोजगारी के मुद्दे पे और सारे मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं। तो इनको क्या ये अपना सिर्फ आवाज उठा रहे हैं या कुछ कर भी रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये आस्था का विषय है। जनहित के मुद्दों को मैंने पहले जिक्र कर दिया आपको। वो जनहित के मुद्दे, हम लोग जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क पे आते हैं। जैसे स्कूल बंदी का फरमान जारी हुआ, हमने लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन किया। सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया। यहां तक कि जहां जहां स्कूल बंद हुए थे विकास खंडों में, उनको केंद्र बिंदु मान करके बाइक रैली के माध्यम से विकास खंड स्थलों में विरोध कराया। वो जनहित से मुद्दे जुड़े थे। जनहित के मुद्दे से यूजीसी इक्विटी लॉ आया, कानून बना। उसी समर्थन में मैंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन कराया। सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन आंदोलन कराया। यहां तक कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भी अपनी जनता पार्टी ने यूजीसी का अब तक का सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। तो जनहित के मुद्दों को लेकर के सरकार तो हम घेरते ही रहते हैं। लेकिन अभी मैंने एक कमेंट किया, पंडे पुजारी कहते हैं भगवान तुम्हारा भला करेंगे, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, भगवान तुम्हें पास करेंगे, भगवान तुम्हें धन से भरपूर करेंगे। हाँ। तो अब बात ये उठती है, सवाल ये उठता है कि जो भगवान अपने मंदिर के अंदर हुए करोड़ों रुपए के चोरी करने वाले डकैतों और चोरों को सजा नहीं दे पाया, हम लोगों का भला क्या होगा? यानी जो भगवान के प्रति लोगों की आस्था थी, इनके इस कुकर्म से वो आस्था खत्म हो रही है, गहरा आघात पहुंचा। स्वाभाविक रूप से। आखिर उन श्रद्धालुओं ने क्या गलती की थी, क्या पाप किया था? वो तो अपने श्रद्धा के कारण ही यहां पर आए थे ना जी। और उन श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया दान दक्षिणा या चंदा, अगर मंदिर के रखवाले ही लूट रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, तो भगवान के प्रति आस्था खत्म नहीं होगी। तो स्वाभाविक रूप से सच कड़वा होता है। और जब मैंने इस सच को कहा तो तमाम पंडे पुजारी चोरी डकैती का नाम भूल करके स्वामी साथ मोरा के पीछे पड़ गए, हाथों के पीछे पड़ गए। लेकिन सच तो कोई न कोई कहेगा ना, सच कहने की हिम्मत कोई न कोई दिखाएगा ना। इसलिए समय समय पर मैं सच बोलता हूं, और स्वाभाविक रूप से जब सच बोलता हूं तो तमाम धर्म के नाम पर धंधा करने वालों को चोट पहुंचती है, मिर्ची लगती है, तिल मिलाते हैं। कोई मेरा गर्दन काटने का फरमान जारी करता है, कोई तलवार से सुलझाने की बात करता है, कोई हत्या की करने की बात करता है, कोई मेरे ऊपर फिरौती की रकम 51 करोड़ घोषित करता है, कोई 21 करोड़ घोषित करता है, कोई कुछ करता है। हर तरीके से कोई हाथ काटने की, कोई नाक काटने की, कोई कान काटने की, कोई जीभ काटने की वो फरमान जारी करता है। आखिर क्या ये साधु संतों का चरित्र है क्या? ये चरित्र डकैतों का है, ये चरित्र लुटेरों का है, ये चरित्र आतंकवादियों का है, ये साधु संतों का चरित्र नहीं। और स्वाभाविक रूप से आज देश के जितने भी साधु संत के भेष में अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वही इस प्रकार का फरमान जारी करते हैं। और ये पैसा आता कहां से? जो अगर 51 करोड़ रुपया सांसद मोरा की हत्या के लिए कोई फिरौती की बोली बोल रहा है, पैसा आता कहां से? ऐसे ही मंदिरों पर धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर चढ़ाए गए धनों को ये लुटेरे लूट लूट करके मालामाल हुए हैं।
जो प्रमाणित करता है कि ये फिरौती जितने भी देने वाले लोग हैं, ये लोग अपने अपने मंदिरों पर चढ़ावे के नाम पर उसका दुरुपयोग किया है, लूटा है, चोरी करके अपने घर में रखा है। और यही कारण है कि ये मुंह मांगी रकम फिरौती के लिए घोषणा करते रहते हैं। आप पहले भी अंधविश्वास को लेकर बीच बीच में बयान देते रहे, कई बार उनकी तीखी आलोचना भी होती रही है। मैं एक धार्मिक ग्रंथ बताया जा रहा, धार्मिक पुस्तक है रामचरितमानस, उसको लेकर भी आप कई बार सवाल खड़े किए हैं, गंभीर सवाल खड़ा किए हैं। तो उनमें किस बात को लेकर आपको आपत्ति है? देखिए, मैं किसी धर्म और आस्था पर शोध करने का पक्षधर नहीं हूं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन धर्म के नाम पर लूट हो, चोरी हो, आस्था के साथ मजाक हो, धर्म के नाम पर पाखंड हो, आडंबर हो, धोखा और दिखावा हो, ढोंग हो, ढकोसला हो, तो स्वाभाविक रूप से हम उस पर चोट करते हैं। धर्म के नाम पर यदि जात के शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया जाता हो, यह कहा जाए कि ये वर्णाधम तेल कुम्हारा स्पर्श किरात कोल कलवारा, जात शब्दों का प्रयोग करके अधम कहा जाए, ये कहा जाए कि देश के महिलाओं और शूद्रों को मारने पीटने का पात्र बताया गया है, ढोल गंवार शूद्र पुष्टारी शकल ताड़ना के अधिकारी। 2023 में इस पर चोट करने के बाद गोरखपुर के गीता पृष्ठ ने प्रताड़ना जो मारने पीटने का पात्र बताया गया था, उसको करेक्शन किया और शिक्षा का अधिकार बता दिया। शिक्षा का अधिकार कहां, जब ये लिखा गया रामायण, तो उस समय तो था कि नारी शूद्रो नदीयतम, स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं। तो कहां शिक्षा का अधिकार आ गया? यानी अपनी गलती को उन्होंने एहसास किया, मैंने चोट करने के बाद किया। अन्यथा जितने भी 2023 के पहले के रामचरितमानस हैं, सब में आज भी लिखा हुआ है कि इस देश के शूद्रों और महिलाओं को मारपीट के दुरुस्त करना चाहिए। यही नहीं, रामचरितमानस उस अंश का विरोध किया जहां लिखा है कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। यानी आप विप्र की पूजा करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात की है कि आप लिख रहे हो कि पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। शूद्र समाज में पैदा होने वाला, यानी SC ST OBC में पैदा होने वाला व्यक्ति कितना भी गुणी हो, गुणवान हो, यहां तक कि उसका एक्सपर्ट हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो। ये कहां का कानून है? यही धर्म है। भेदभाव करना धर्म है। जात शब्दों का प्रयोग करके गाली देना क्या धर्म है? महिलाओं को अपमानित करना क्या धर्म है? इस देश के SC ST OBC के साथ भेदभाव करना, मार पिटाई करना क्या यह धर्म है? इसलिए धर्म के नाम पर जहां छला गया है, धर्म के नाम पर जहां मनमानापन किया गया है, धर्म के नाम पर जहां भेदभाव किया गया है, मैं पहले भी विरोध करता था, आज भी कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। तो क्या आपको ऐसे मुद्दों को लेकर अपनी आवाज मुखर करने के चलते ही भाजपा जैसे या दूसरी पार्टियों से आपको अपना नाता तोड़ना पड़ा? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि मैं शुरुआती दौर से डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़ा रहा, छात्र जीवन से, विश्वविद्यालय से, और मानव काशीराम जी के नेतृत्व में लंबे अरसे तक मैं बसपा में भी रहा, 5 बार विधायक रहा, 2 बार MLC रहा, जब सरकार बनी मंत्री रहा, नेता विरोधी दल रहा, विधान परिषद के नेता सदन रहा। तो स्वाभाविक रूप से जब मैंने देखा जिस विचारधारा पर चलते हुए सारी उपलब्धियां मुझे मिली, आज उस विचारधारा का क्या हो रहा है? जो भी एसपी 4 बार सरकार में आई, आज एक विधायक पे आगे खड़ी हो गई। ये विचारधारा से हटने का ही दुष्परिणाम। और स्वाभाविक रूप से इसी वैचारिक मतभेद के चलते मैं उस समय बसपा छोड़ी थी, मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव था, नेता विरोधी दल था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। यानी विचारधारा के लिए मैंने पद छोड़ा है,
यहाँ तक कि नेता विरोधी दल कैबिनेट मंत्री का दर्जा था उसको छोड़ा है। हमने अपने पद कुर्सी से बड़ा महत्व हमेशा विचारधारा को दिया है। स्वाभाविक रूप से जब बीएसपी छोड़ा जबकि मैं उसमें पार्टी बनाने की सोच रहा था, लेकिन भाजपा का उसमें एक नारा चल रहा था जैसा शुरुआत में आपने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैंने देखा कि चलो भाई हो सकता है मोदी के नेतृत्व में ये नारा कुछ कारगर दिखाई पड़े। मंत्री के रूप में मैं वहां गया, भाजपा विधायक बना, मंत्री बना। मैंने देखा कि भाजपा सरकार जो कहती ठीक उल्टा करती है। सबका साथ यानी बारी बारी सबके साथ विश्वासघात किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बारी बारी सबके साथ विश्वासघात किया। नौजवानों ने झूम करके भाजपा को वोट दिया था। नौजवान आज बेरोजगारी के दर झेल रहा है। किसानों ने झूम करके भाजपा को वोट दिया था। किसान दर ठोकरे खा रहा है, लाभकारी मूल्य से वंचित किया जा रहा है, लाभकारी मूल्य से वंचित किया जा रहा है। छुट्टा जानवर उसी पता चल के बर्बाद कर रहे हैं। देश की जनता ने उसके साथ धोखा किया। देश की जनता ने झूम करके भाजपा को वोट दिया। आज वो गरीबी और महंगाई की मार से लुटपुट हो गया है। क्या आप मानते हैं ये दूसरे और सारे तेल ताजा जो है वो पेट्रोलियम संकट का है, ये इतने जन मुद्दे, जनता के मुद्दे क्यों नहीं बन पाते हैं? स्वाभाविक रूप से आज इसीलिए क्योंकि वह धर्म के नाम पर, धर्म की दुहाई देकर, राम की दुहाई देकर वो भाजपा ने वोट लेने की एक साजिश की थी। उसमें वो सफल भी रहे, आज भी सफल रहे। इसीलिए हमने 2022-23 से जब इस पर चोट करना शुरू किया तो भाजपा में दरार पड़ी, बहुत से लोग टूट के आए। यद्यपि मैं उसमें समाजवादी पार्टी में था, मैंने ही नारा दिया, पहले सब पूरे देश में मेरा पहला दिया ये नारा था कि संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ। इंडिया अलायंस बनने के बाद इस नारे को उसने एक्सेप्ट किया और इस नारे पर चुनाव लड़ा। भाजपा से जो भी टूट कर उसमें आए, समाजवादी पार्टी में, मैं समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव भी था, एमएलसी भी था, और उसी का नतीजा था भाजपा से लोग बड़े पैमाने पर टूट के आए। जो कभी नहीं वोट देते सपा को वो भी आए। उसी का नतीजा था कि भाजपा का वोट असेंबली में 9.5% वोट बढ़ा और पार्लियामेंट में जो सपा बसपा गठबंधन में समाजवादी पार्टी 5 सीट पाई थी वो 37 पार्लियामेंट सीट जीत गई। रिकॉर्ड एक बना। तो स्वाभाविक रूप से ये मेरे उसी हल्ला बोल का नतीजा था जो मैंने लोगों को सावधान किया, ढोंग ढकोसले पाखंड आडंबर से सावधान किया। धर्म के नाम पर इस देश के SC ST OBC और महिलाओं को जो अपमानित करने का इनका ढोंग था उसको मैंने खुलासा किया, चोट किया। आस्था के साथ खिलवाड़ करने की जो इनकी नौटंकी थी उसको उजागर किया। उसी के नाते भाजपा कमजोर हुई और 400 के पार का नारा देने वाली भाजपा बैसाखी पे आ गई। आज बैसाखी चल रही है। अगर यही 400 को पार आंकड़ा चला गया होता तो आज भारतीय संविधान हाथ से निकल गया होता। तो स्वाभाविक रूप से ये साहस सब नहीं कर सकते। तो जो सब नहीं कर सकता मैं वही करता हूँ और मेरी पहचान इसीलिए है कि मैं विचारधारा समझौता नहीं करता हूँ। और वहां भी जब देखा भेदभाव हो रहा है, जैसे 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 चयनित अभ्यर्थी जो SC ST OBC समाज के थे उनको नियुक्ति पत्र न दे करके अपने चहेतों को दे दिया, सामान्य वर्ग के लोगों को दे दिया। भाई आप सामान्य वर्ग के लोगों को देने के लिए जो कोटा था आपने दिया, आखिर चयनित अभ्यर्थियों को वंचित कर दिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आदेश के बावजूद भी आज तक वो चयनित अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में वंचित रह गए नियुक्ति पत्र पाने से, आगे वंचित है। उसमें से सैकड़ों लोग दर की ठोकरें खाते खाते मर भी गए। महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, वो आंदोलन लगातार चल ही रहा है और बहुत से लोगों की मौतें भी हो गई। आप समझिए, ये सरकार का यही सरकार का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यानी किसी के हिस्से की सीट, किसी के हिस्से की नियुक्ति पत्र आप किसी को पकड़ा रहे। यही नहीं, मैं कैबिनेट के अंदर इस बात को हमेशा मुख्यमंत्री से लड़ता झगड़ता रहा। इसी दरमियान बिना किसी विज्ञापन के
एक शासनादेश आया कि उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों समस्त मेडिकल विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद बड़े पैमाने पर रिक्त। चूंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसे सभी पदों को सामान्य रूप से भर दिया जाए। मैंने कैबिनेट में उसका विरोध किया। कैबिनेट रखने वाले अपर मुख्य सचिव ने कहा कि आपने कैसे मान लिया कि एससी एसटी ओबीसी के लोग सब अनपढ़ गंवार हैं, कोई अभ्यर्थी आपको मिला ही नहीं। सवाल किया मैंने, कई बार विज्ञापन निकाला, 3 बार कहने के बावजूद भी जब उत्तर नहीं मिला तो मैं अपने कड़े शब्दों में उसका जवाब मांगा। मेरे कड़े रुख को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उसको डांटा भी और कहा, तो मौर्य जी मुझे बताते क्यों नहीं, कितनी बार विज्ञापन निकाला? तो धीरे से मुंह से बोला, एक बार भी नहीं, विज्ञापन एक बार भी नहीं निकाला। जबकि नियम यह है, आप विज्ञापन निकालते, आवेदन में अगर नहीं उनके अभ्यर्थी उपलब्ध होते, दोबारा विज्ञापन निकालते, दोबारा विज्ञापन में भी अगर अभ्यर्थियों की उपलब्धता नहीं होती, दोबारा निकालते। तीनों बार के विज्ञापन में अगर अभ्यर्थी नहीं आते तो इस प्रकार का कैबिनेट प्रस्ताव बनता, उसके बाद आप प्रस्ताव लाते। यानी 3 बार विज्ञापन निकालना की प्रक्रिया होनी चाहिए थी, एक बार भी विज्ञापन नहीं निकाला गया, जिसको मैं कड़ा विरोध किया। तो मुख्यमंत्री ने मेरे रुख को देखते हुए उस अधिकारी को और अधिकारियों की टीम को डांटा तो, लेकिन अंत में चोर चोर मुर्सरे भाई जैसी बात को देखते हुए उन्होंने ये कहा अपर मुख्य सचिव से, चलो ये तुम्हारी पहली गलती मैं माफ कर रहा हूं, दोबारा ऐसा मत करना। इस कैबिनेट को पास किया, प्रस्ताव को पास किया, जिस पर मैंने भाजपा की इस दोगुनी नीति को चलते एससी एसटी ओबीसी के साथ हो रहे भेदभाव को देखते हुए मैंने मंत्री पद को छोड़ा। और वहां भी विचारधारा की टकरार थी। अगर मुझे मंत्री पद प्यारा होता तो मैं चुप रहता। मेरे तमाम गुलाम अभी बंधुआ मजदूर हैं, अपने पद की लालच में सब कुछ, सारे अपमान झेल रहे हैं। और इसी तरीके से आज भी भेदभाव का सिलसिला चल रहा है। आज भी नौकरियों में एससी एसटी ओबीसी के प्रतियोगी छात्र सामान्य से ज्यादा मेरिट में आने के बावजूद भी नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है। अब तो ये रोग पहुंच गया विश्वविद्यालय में, हायर एजुकेशन में, एडमिशन में भी। अब एससी एसटी ओबीसी या पीएचडी आदि में भी अब एडमिशन में भले हुआ टेस्ट में टॉप क्यों न किया हो, एससी एसटी ओबीसी का है तो नॉट फाउंड सुटेबल करके उसको एडमिशन लेवल जीत किया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास धोखा नहीं। तो जिस हक और सामाजिक न्याय की बात आप करते हैं, वही बात खुद को प्रमुख विपक्षी दल कहने वाले के दल के नेता, और उनका एक नारा भी है पीडीए। ये क्या है? पीडीए तो सीधे सीधे धोखा है, छलावा है। पीडीए की भाषा बोलने वाले शंकराचार्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, शंकराचार्य का सरकार बनाने के आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, दुहाई देंगे पीडीए का, और नेता विरोधी दल का पद देंगे किसी और को। उसमें पीडीए कहां चला गया? तो वो समय के अनुसार पीडीए की परिभाषा बदलते रहते हैं। कभी पीडीए का मतलब पंडित, तो कभी पीडीए का मतलब पिछड़ा। तो इस तरीके से कभी डी का मतलब दलित, तो कभी डी का मतलब डिम्पल के लोग, कभी ए का मतलब अल्पसंख्यक, तो कभी ए का मतलब अगड़ा। वो अपने हिसाब से पीडीए की परिभाषा बदल। यानी जिस पार्टी का नेता खुद अंधेरे में है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसके समर्थक का विचारधारा कैसे स्पष्ट होगा? इसलिए ये एससी एसटी ओबीसी के साथ धोखा करने के नायाब तरीका है
आज इतने बड़े पैमाने पर जो जाति SC/ST OBC के साथ हुआ, आपको मैंने हवाला दिया कि दर्जनों नौजवानों की हत्याएं प्रतिदिन होती हैं, दर्जनों बहन बेटियां बलात्कार शिकार होती हैं। वो सब जिसकी हत्या होती है या जिसका बलात्कार दुराचार होता है, वो सब SC/ST OBC के हैं। एक बार पीडीए वाली की पीडीए करंट लगाने वाले क्या कभी धरना पोषण आंदोलन किया? UGC के समर्थन में एको बार पीडीए वाले कभी सड़क पे आए? 47,700 स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में बंद होने जा रहा था और ज्यादातर पीडीए के लोग गांव में रहते हैं। क्या उस एजुकेशन की बहाली के लिए एको बार पीडीए वाले सड़क पे आए? तो स्वाभाविक रूप से पीडीए वाले राजनीति करते हैं भाजपा के एजेंडे पर। अगर भाजपा राम मंदिर की लड़ाई लड़ता है तो पीडीए का नारा देने वाले लोग सैफई में केदारेश्वर मंदिर की बात करते हैं। जब भाजपा हार्ड हिंदू की बात करता है तो पीडीए वाले सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। जी, भाजपा के पिच पर समाजवादी पार्टी खेल करके पीडीए को भला कर पाएगी क्या? इसलिए जनहित के मुद्दों पर जनहित के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी एक दिन भी सड़क पर नहीं उतरी। आगे क्यों? तो इस तरीके से आज समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम पर SC/ST OBC समाज के लोगों को धोखा दे रही है, मुस्लिम समाज को धोखा दे रही है। और साथ ही साथ आज भी न केवल सपा बल्कि बसपा भी बार बार ये कर रही है ब्राह्मण हमारी सरकार बनाए। हाँ, पुराने फार्मूला की फिर से बात करते तो जब ब्राह्मण सरकार बनाएगा तो पीडीए का मतलब क्या होगा? ब्राह्मण सरकार बनाएगा तो बहुजन में जो बहुजन है वो कहां जाएगा? तो स्वाभाविक रूप से अगर ब्राह्मण ही इनकी सरकार बना रहा है तो मुबारक हो इनको। भाई इनको सबजन से मतलब नहीं, इनको बहुजन से मतलब नहीं, इनको ब्राह्मण से मतलब है। इसी लालच में शंकराचार्य का परिक्रमा कर रहे हैं डिम्पल एंड कंपनी, और इसी वोट की लालच में बहन जी रट लगा रही है कि ब्राह्मणों ने दलितों पर कभी अन्याय नहीं परिभाषा ढूंढ के ला रहे हैं। अगर वो मंदिर बनवा रहे हैं तो आपको उस पर किस चीज को लेकर आपत्ति? हमें आपत्ति आज मुख्य चीज भाई नेताजी मुलायम सिंह यादव की विरासत ढो रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी। नेताजी बड़े भक्त थे हनुमान जी के, मुख्यमंत्री रहते नेता विरोधी दल रहते हुए कभी किसी मंदिर में नहीं गए, पद रहते हुए किसी मंदिर में कभी नहीं गए। अखिलेश जी तो चुनाव संबोधित कर रहे हैं अयोध्या में तो मीटिंग से खाली हो चले गए राम मंदिर। यानी जो काम मोदी योगी करते हैं वही काम अखिलेश करते हैं। अगर वही काम मोदी योगी करते हैं वही काम अखिलेश करते हैं तो मोदी योगी और अखिलेश में अंतर क्या है? अगर एक ही एजेंडे दोनों की कॉमन है तो समाजवादी पार्टी के बजाय लोग मोदी के साथ चले जाते हैं, योगी के साथ चले जाते हैं। लेकिन यानी जो जनहित के जुड़े मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष को हथौड़ा चलाना चाहिए वहां चुप रहते हैं। क्या कारण है? या तो भाजपा सांठगांठ है या फिर भाजपा से डरते हैं। अन्यथा हार्ड हिंदू की बजाय सॉफ्ट हिंदू बनने से बचते। अन्यथा राम मंदिर का जवाब देने के लिए अवसर मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो स्वाभाविक रूप से पीडीए एक धोखा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। लेकिन अयोध्या में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर, कथित डकैती को लेकर अखिलेश यादव लगातार मुखर है। अब इसलिए मुखर है कि वो तो पंडित पुजारी महंत से लेकर के जन उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो उनकी मजबूरी बन गई। और भाजपा के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चोरी की निंदा कर रहे हैं। आज किसी एक मंत्री ने भी इसकी निंदा की। तो स्वाभाविक रूप से जो जन की आवाज पर है अगर उसको बोल रहे हैं तो उसका श्रेय उनको कैसे जाएगा? लीग से हट करके काम करने की आवश्यकता है। जहां लड़ना है, संघर्ष करना है, आंदोलन करना है, जनता के मुद्दों पर सड़क पे आना है, वहां समाजवादी पार्टी चुप। यही पिछड़ा धर्म है। तो स्वाभाविक रूप से आज
समाजवादी पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता जैसी प्रवृत्ति के रास्ते पर चल रही है। एसी रूम से बदलाव नहीं होता है। बीजे कह देने से SC/ST OBC का वोट मिलने वाला नहीं है। आपकी भूमिका क्या है? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का मतलब है सरकार को घेरना, जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरना। जी। आज मुद्दे दर मुद्दे हैं यार, आज मुद्दे ही मुद्दे हैं। ये कोई इन मुद्दों पर सरकार को आप क्लीन चिट देने के लिए चुप रह गए। इन मुद्दों पर सड़क पर आने की आप हिम्मत क्यों नहीं दिखा रहे हो? स्वाभाविक रूप से या तो विपक्ष डरा हुआ है या भाजपा सरकार से उसकी मिलीभगत है, और यही कारण है कि मुद्दे ही मुद्दे होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी एसी रूम से राजनीति करती है, केवल प्रेस तक सीमित रहती है, उसके आगे सड़क उतरने की हिम्मत नहीं करती। सरकार में शामिल एक दल के नेता हैं राजभर जी। उन्होंने कुछ पिछले दिनों कई दिन लगातार आरोप लगाए हैं कि पार्टी टूट रही समाजवादी, अखिलेश का कुनबा बिखरने जा रहा है। तो बहरहाल समाजवादी पार्टी टूट रही है, तो राजभर जी का ये बयान किसी हद तक हो सकता सच हो, लेकिन राजभर जी की बात को मैं इसलिए नहीं गंभीरता से लेता क्योंकि वो हल्के फुल्के बयान इस तरह देने के आदि। एक चीज इस हद तक सही भी हो सकता है उनका बयान कि उन्होंने बिहार में तोड़फोड़ की, झारखंड में तोड़फोड़ करने के लिए मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, दिल्ली की सरकार केजरीवाल को जेल में भेज करके अपना आप पार्टी को तोड़ दिया, अपना बंगाल में, पश्चिम बंगाल में तृणमूल को तोड़ने का जीता जागता दृष्टांत आप सामने है। आप पार्टी के सांसद को तोड़ लिया। तो तोड़ने वाले यानी तोड़ने वाले आज ये सांसद पार्टी नहीं तोड़ रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, लोकतंत्र को तोड़ रहे हैं, संविधान को तोड़ रहे हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है। जब जनमत किसी पार्टी के साथ है तो उस जनमत के साथ मजाक क्यों? उस जनमत प्राप्त पार्टी को तोड़ने का गंदा खेल क्यों? ये लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान की हत्या है। इसलिए इस पार्टी तोड़े जाने की कृत्य को मैं घोर निंदा करता हूं, और पार्टी तोड़ना लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। ऐसे हत्यारों से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो जिस सामाजिक न्याय और वंचित वर्ग को हक दिलाने की बात आप करते हैं, आप उसके लिए लगातार कई दशक से संघर्ष कर रहे हैं। ये बातें सपा भी करती है, मायावती जी की बसपा भी करती है, और बहुत सारे छोटे छोटे दल भी इस बात कहते हैं। तो इतने अगर ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी जब ये सब अपने अपने कुनबे हैं? देखिए, सही बात तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भाजपा देश के लिए अभिशाप बन गई। जो भाजपा देश को बेचना शुरू कर दिया हो, वो देश के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए इस सरकार को हटाने के लिए सारे विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। हमारी कोशिश है कि हम समान विचारधारा के लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। इस दिशा में मेरा प्रयास चल रहा है। अगर सपा बसपा भी कहती है कि हम SC/ST OBC के भलाई के लिए काम करते हैं, तो उनको भी न्योता है। वो हमसे बड़ी पार्टी है, उनके पास 110 विधायक हैं, 37 सांसद हैं, उनको विपक्ष को एक करने का
पहल करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इनके हाथ कहीं न कहीं दबे हैं, भाजपा के दबाव में है, भाजपा से डर रहे हैं, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है पूरे विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का। तो और जो हाल बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, इनको इसे सबक सीखना चाहिए। विपक्ष बटेगा तो भाजपा बाजी मारेगी। इसलिए हमारी तो चाहत सारे बच्चे एक जगह हो जाए, लेकिन मैं जानता हूं समाजवादी पार्टी और बसपा इस पहल से दूर रहेगी। इसलिए हम अन्य समान विचारधारा के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं और तीसरा प्लेटफॉर्म, तीसरा फ्रंट बना करके हम उत्तर प्रदेश में भाजपा को भी हटाने के लिए संघर्ष करेंगे और भाजपा से मिलकर खेल खेलने वालों का भी हिसाब किताब करेंगे। तो आपके तीसरे मोर्चे की तस्वीर अभी तक जो आपको दिख रही है वो क्या हो सकती है? जो भी अभी तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन मानव काशीराम के विचारधारा पर काम कर रहे हैं, उनको साथ लेने की हमारी, उनको एक साथ खड़े करने की हमारी प्राथमिकता है। इस दिशा में हमारी पहल चल रही है। सफलता मिलेगी उसको हम प्रेस के माध्यम से जग जाहिर करेंगे। तो वो बाबा साहब के मिशन के साथ तो काम करने की बात बसपा अब शुरू से कर रही है, आज भी वो वही कह रही है। लेकिन आज उस मिशन में नहीं काम करेगी। आज तो वो ब्राह्मण मेरी सरकार बनाएगा ये कहते हैं। और अगर उस मिशन पे काम करती होती तो बसपा नेता मानव काशीराम जी के दिए गए मूल मंत्र फार्मूले को उनके निर्माण के बाद बदलती नहीं। मानव काशीराम का एक ही फार्मूला था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उनके मरने के बाद बहन जी ने उस फार्मूले को बदल दिया, नया कोई फार्मूला दिया, नया फार्मूला दिया जी कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो स्वाभाविक रूप से तैयारी के मानक पर अगड़ेबाजी मारेंगे, क्योंकि सर्व सुविधा संपन्न अगड़े लोग हैं। उनके पास गाड़ी घोड़े भी हैं, धन दौलत भी है, पैसा भी है, और जो सबसे संपन्न है वही बेहतर तैयारी भी कर सकता है। जो रोज कमाता रोज खाता, हैंड टू माउथ, यानी जिसके लिए बीएसपी बनी थी। मानव काशीराम जी ने बामशेफ DS4 के रास्ते चल करके 1984 में जो बसपा का गठन किया था वो हैव्स नॉट के लिए किया था, जिनके पास कुछ नहीं है। और यही कारण है कि 89 और 91 में जो बसपा के विधायक जीते, कोई साइकिल का पंचर बनाने वाला जीता, कोई ट्रैक्टर का मिस्त्री जीता, कोई किसी के यहाँ मजदूरी करने वाला जीता, कोई हरवाहा जीता, कोई चरवाहा जीता। क्यों? क्योंकि वो मानव काशीराम जी की सोच की उपज थी कि जिसके पास कुछ नहीं है। यहां तक कि मुझे जानकारी है कई विधायक फटे कपड़ों में आए थे, तो मनोहर काशीराम जी ने खुद अपनी तरफ से कपड़ा मंगा करके उनको कुर्ता पजामा दिया। तो कहां मनोहर काशीराम की वो सोच आज पूरी तरीके से खत्म कर दिया उनके उत्तराधिकारी ने, और अब बहुजन को भूल गई और अब बार बार बयान कर रही है कि ब्राह्मणों ने 2007 में हमारी सरकार बनाई थी, ब्राह्मण फिर हमारी सरकार बनाए। तो ब्राह्मण जब सरकार बसपा का बनाएगा, ब्राह्मण ही सरकार सपा का बनाएगा, तो भाजपा का ब्राह्मण कहां जाएगा? तो इसलिए जो गलतफहमी के लोग शिकार हैं उनको कैसे समझाया जा सकता है? तो इधर कुछ दिन से चर्चा ये हो रही है, अब वो उसमें कितनी सत्यता है आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, कि मायावती जी पार्टी के पुराने कार्डर बेस जो नेता हैं उनको वापस लाने की कोशिश कर रही हैं, या कहा जा रहा कुछ लोगों से संपर्क कर रही हैं। तो आप बहुत पुराने हैं, काशीराम जी के समय के हैं, क्या ऐसी कोई उम्मीद बन सकती है? पहली बात ये कि जो बसपा में पहले रह चुका है जी और पार्टी छोड़ चुका है, वो दोबारा बसपा में आएगा नहीं, क्योंकि जान लिया है कि बसपा मनोहर काशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन और बाबा साहब के मिशन से हटके काम कर रही है।
एक चीज। दूसरी चीज, बहन जी के निर्णय की चाबी कहीं और से चलाई जा रही है, इसलिए बहन जी ऐसा करने वाली भी नहीं। ये केवल शिगुफेबाजी है। कभी कहेंगे फला नेता आ रहा है, फला नेता आ रहा है, फला नेता आ रहा है, इसलिए कि बसपा में जो अब वोट बचे हैं वो आगे न टूटे, बसपा में बने रहे, इस उम्मीद में कि फला नेता आ रहा है, फला नेता आ रहा है, आगे अच्छा हो। ये केवल शिगुफेबाजी है अपने जनता को बचाए रखने की। इसके अलावा अगर वो कोई ऐसा प्रस्ताव आए मायावती जी की तरफ से, तो आप क्या उस पर विचार कर सकते हैं? हम करें, अगर वो लीग से नहीं हटती तो मैं बसपा छोड़ता क्यों? मैं बसपा का राष्ट्रीय महासचिव था, नेता विरोधी दल था, विधानमंडल का नेता था। जी मेरे सम्मान और व्यक्तिगत सम्मान उस पर में कोई कमी नहीं थी। विचारधारा की टकरार से मैंने छोड़ा, तो कौन सा परिवर्तन बहन जी के अंदर हो गया जो हम चले जाएंगे? तो इसी तरह 2024 में आपने सपा भी छोड़ी, कुछ वैचारिक यही कि मेरे प्रयास से जो हाँ। भाजपा छोड़ के वोट आ रहा था, जी वोट तो सपा का, हाँ। यानी बैंक सपा का और बयान स्वामी साहब मौर्य का। मैंने इस पर एतराज किया कि भाई जो हमारे प्रयास से वोट आ रहा है तो वोट तो हो गया आपका, सपा का, तो मेरा बयान निजी कैसे हो? एक राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव है, एक राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी है, एक राष्ट्रीय महासचिव मैं भी हूँ, और इनका हर बयान पार्टी का होता है, मेरा हर बयान पार्टी निजी हो जाता है। क्या राष्ट्रीय महासचिवों में जात दे करके जिम्मेदारी दी गई है क्या? इस प्रकार का भेदभाव क्या समाजवादी पार्टी जानबूझ कर रही है क्या? और मेरा हर बयान निजी हो जाता है, ये कोई और कहे हमें कोई मलाल नहीं होती। कहने वाले कौन है? डिम्पल यादव जी, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, एक आपके चाचा है, एक आपकी पत्नी है, इनको समझाइए। तो बड़े मजाकिया मूड में अखिलेश जी ने कहा हमें 5-6 महीने समय दीजिए, हम बात कर लेंगे। हमने उस पर कहा कि अपने चाचा जी से बात करने के लिए 5-6 महीना, डिम्पल यादव जी से बात करने के लिए 5-6 महीना, इसको मजाक समझ रखा आपने। जब इस पर भी उनके कान पर जो नहीं रहेगी जी, तो यही चीज मैंने एक पत्र के माध्यम से उनको भेजा, और पत्र में इस बात का कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर आप इसका उत्तर नहीं देते हैं तो स्वाभाविक रूप से मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। 1 हफ्ते तक पत्र पर कोई उत्तर नहीं आया, 1 हफ्ता पूरा होने पर मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिया तो न केवल राष्ट्रीय महासचिव पद से दिया, मैंने इस्तीफा से भी दिया, क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि जिस समाजवादी पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी और विधान परिषद का जिम्मेदारी दिया, अगर मैं राष्ट्रीय महासचिव अब समाजवादी पार्टी के नहीं हूं तो मुझको एमएलसी भी नहीं होगी। लेकिन आप जो अगली बड़ी लड़ाई है, जिसके लिए आप इतने दिनों से, इतने सालों से, दशकों से संघर्ष कर रहे हैं, उस आपकी लड़ाई में अगर अखिलेश प्रस्ताव दें कि हम फिर से साथ हो जाएं। देखिए, मैं राजनीति में दूधमुहा बच्चा नहीं, क्योंकि पहले ही मैंने इशारा कर दिया आपको, भाजपा इस देश के लिए अभिशाप बन चुकी है। संविधान बदलने की नियत आज भी इनकी यथावत है। 400 के पार का आंकड़ा करने की लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। देश बेचा जा रहा है और सभी मुद्दों पर सरकार पूरी तरीके से फेल है। इसलिए भाजपा को सत्ता सटाने के लिए हम किसी से भी हाथ लाने के लिए सहमत है, तैयार है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये लोग भाजपा से भी नहीं सीख लेते। जिसके पास 10 वोट भी है, भाजपा उसकी आरती उतारने पहुंच जाती है, और कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, ये लोग उससे बात करने में परहेज करते हैं, तो वोट जुड़ेगा कहां से? इसका जीता जागता नमूना अभी अभी बिहार में देखने को मिला।
तेजस्वी अखिलेश जी से ज्यादा व्यवहारिक नेता है, फील्ड का नेता है, लोकप्रिय नेता है, लेकिन वोट कलेक्ट करने में वो फेल हो गया तो सरकार बनने में फेल हो गया। तो इनको तो अपने पड़ोसी प्रदेशों से भी नहीं सीख ले रही है, ये भाजपा के इस क्वालिटी को भी नहीं फॉलो कर रहे हैं कि भाई वोट बटोरो। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पार्टियां वोट के बलबूते जीतती हैं, हारती हैं। इसलिए जो लोगों को अपने पक्ष में ज्यादा करने में माहिर कामयाबी पाएगा उसकी सरकार बनेगी। तो अगर किसी के अंदर कोई अच्छाई तो उसको अच्छाई लेना चाहिए। भाई अगर वोट बटोरने के लिए आपको किसी से हाथ मिलाना है, किसी को अपने साथ खड़ा करना है, तो उससे तो बात करनी पड़ेगी, संवाद करनी पड़ेगी। और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। जैसा कि मैंने कहा 110 विधायक 37 सांसद हैं, तो विपक्ष में सबसे बड़ी ताकत है। तो पहली भूमिका जिम्मेदारी भी समाजवादी पार्टी की है कि विपक्षी पार्टियों को गोलबंद करें। और भाजपा चूंकि देश की अफसाफ बन चुकी है, इसलिए भाजपा को हटाने के लिए मैं इस विपक्षी पार्टियों की एकता में पहला व्यक्ति होगा जो अगली कतार में खड़ा दिखाई पड़ेगा। क्या मौजूदा हालात में आपको लगता है ऐसा कि सपा का जैसे कांग्रेस से अभी गठबंधन जो भी जिन भी शर्तों पे है, आपसे वो प्रस्ताव अगर कोई ऐसा रुझान मिला है कि उनका कोई प्रस्ताव आ सकता है? हम जानते हैं ना, हम सब करेक्टर जानते हैं, हम सबका करेक्टर जानते हैं। ये सब उस टिटहरी की तरह हवा दौड़ रहे हैं, जो टिटहरी रात में सोते वक्त अपनी टांग ऊपर कर लेती है कि अगर आसमान गिरे तो मेरी टांग पर रुक जाए। ठीक उसी प्रकार से ये टिटहरी की तरह ही सपना देख रहे हैं कि हम भाजपा का अकेले सफाया करें। जो इस तरह की बात सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा से नुरा कुश्ती लड़ रहे हैं और मिली भगत के चलते वो भाजपा को बनाए रखने का पाप कर रहे हैं। इसलिए एका के विरोधी वो भाजपा के और इनडायरेक्ट में सहयोगी। वैसे विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं, ये 1-1.5 साल पहले जो हुए थे, उसमें उन्होंने लोकसभा के बाद का स्थिति देखी भी है, तो उनको तो ये एहसास तो होगा ही जो आप बात कह रहे हैं। हो सकता उनको भी इस बात की जानकारी हो, तो कैसे वो लड़ाई की बात इतनी बड़ी करते हैं? नहीं, मेरी शुभकामना है अगर उनके अंदर इस बात का आभास है, ज्ञान है और इस प्रकार की चिंता है तो अच्छी बात है। लेकिन हम समझते हैं वो ऐसा करने वाले नहीं। अभी एक आपसे थोड़ा सा राजनीति से हट के बात कर लेते हैं, थोड़ी सी आपकी राय जानना चाहेंगे। लखनऊ में एक बड़ा अग्निकांड हुआ जिसमें 15 बच्चे, छात्र, नौजवान, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उस पर बड़े आरोप प्रत्यारोप और सरकार और जो संबंधित विभाग हैं वो बहुत सख्त एक्शन की बात कर रहे हैं। और लखनऊ में इस तरह की जितना जानकारी में आ रहा है विभिन्न माध्यमों से कि इतनी बड़ी घटना कभी नहीं। तो सरकार क्या इन सब मोर्चों पे क्या करती है सरकार? देखिए, कुल मिलाकर के पहली बात तो होटल हो, रेस्टोरेंट हो या कोचिंग सेंटर हो या अन्य सार्वजनिक संस्थान प्रतिष्ठान हो जी, तो लोग नगर निगम से या एलडीए से परमिशन लेते हैं। परमिशन देता कौन? एलडीए नगर निगम के अधिकारी देते हैं जी। तो अगर मानक का ध्यान पहले अधिकारी लाइसेंस देते वक्त ये होते तो इस प्रकार की घटनाएं अपने आप खत्म हो जाती। इन प्रकार की घटनाओं की नौबत नहीं आती। ये कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही, उदासीनता का दुष्परिणाम है कि आज 15 नौनिहाल प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं की मौत हुई। अब इस मौत का दर्द उस परिवार से पूछिए जिस परिवार का चिराग बुझ गया, उस मां से पूछिए जिस मां की ग्रोथ शुरू हुई। लेकिन
अब घटना होने के बाद जो सरकार सक्रियता दिखा रही है, यही सक्रियता पहले अगर दिखाई होती तो घटना ही नहीं होती। तो कुल मिलाकर के इस घटना के दोषी केवल कोचिंग चलाने वाले नहीं, उस कोचिंग सेंटर को अनुमति जिसने दिया, क्या वो सरकारी खिलाफ कार्रवाई होगी? एलडीए हो या नगर निगम हो, जो भी उत्तरदायी है, क्या उसके उत्तरदायित्व को निर्धारित करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की सरकार काम करेगी? अगर नहीं करेगी तो इस प्रकार की गलतियों की पुनरावृत्ति आगे भी होगी। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विभिन्न मुद्दों पे बहुत गंभीरता से अपनी राय रखी। हो सकता है आपके आंदोलन, आपके मिशन और आपकी संघर्ष को कुछ ताकत मिले और जन की बातें सुनी जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत